हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग सी टेट का मैंने पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था पर्यावरण, और आज से मैं मनोविज्ञान, ठीक है, यानी CDP आज से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ये क्या है ना, मनोविज्ञान जो है बहुत लोगों को बहुत हार्ड लगता है, ठीक है। तो वो लोग सोचते हैं कि मनोविज्ञान है, इसमें इतने सारे सिद्धांत हैं, याद ही नहीं होंगे, इतनी सारी थ्योरीज़ है, वो तो याद ही नहीं होंगे। लेकिन मैं ऐसे आपको बताऊंगी कि एकदम समझिए, आपके माइंड में बिल्कुल घुल जाएगा। और सी टेट के लिए मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान जितनी सारे थ्योरीज़ है, जितने सारे सिद्धांत है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको आते ही आते हैं। और आज इसका मैंने मेन क्वेश्चन, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर लड़ेंगे, और मैं दावे के साथ कहती हूँ, ठीक है ना, जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में एकदम पूछेंगे ही पूछेंगे, लिख के रख लीजिए। तो मैं आज आप लोग को कोहलर का इनसाइड थ्योरी, ठीक है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं आज आप लोग को पढ़ाऊँगी। एकदम ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए, एक एक पॉइंट को मिस मत करिएगा, एक एक पॉइंट को पढ़ना है। और मैं इसमें इतना ही पॉइंट ऐड की हूँ जितना एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और सी टेट में तो एक कोहलर से तो ज़रूर आएगा, कुछ नहीं आएगा तो कोहलर ने किस पे ये अपना प्रयोग किया था वो आ सकता है। कोहलर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिकों का जो उन लोग का जहाँ के वो रहते हैं उनके बारे में तो क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर उनकी जो निवास स्थान है उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि वह मनोवैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले हैं और किस पे उन्होंने अपना अपना प्रयोग किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज कोहलर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये जो कोहलर है प्रतिपादक, ये जो इनसाइड थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वो वर्दीमर थे, ठीक है। मैं अभी आगे बताऊंगी वर्दीमर, कोफका और कोहलर के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वह कोहलर, ये वर्दीमर थे, और प्रयोग किसने किया था, कोहलर ने किया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर प्रतिपादक पूछता है तो बच्चे कोहलर को लगा के चले आते हैं, और अगर प्रयोगकर्ता पूछता है तो वर्दीमर को लगा के चले आते हैं। तो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ कि जो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ जो है, ये क्या है ना, इनसाइड थ्योरी किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। प्रयोग जो है वो कोहलर किए थे, लेकिन जो प्रतिपादक है वो वर्दीमर है। प्रतिपादक और प्रयोगकर्ता में फ़र्क आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। और इन लोग के सहयोगकर्ता यानी कोहलर ने जिस प्रयोग किया था, जो उसके सहयोगकर्ता, ठीक है, कोफका थे। यानी इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड क्या है, इनसाइड थ्योरी, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इन जो तीनों हैं, वर्दीमर, कोहलर, कोफका, इसका अंतर आपको याद रखना है। प्रतिपादक वर्दीमर, प्रयोगकर्ता कोहलर और सहयोगकर्ता कोफका, ठीक है, क्लियर है। तीनों का तो आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। ये जो कोहलर साहब हैं, इन्होंने अपना प्रयोग एक वनमानुष पे किया था, ठीक है, वनमानुष पे किया था, और उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान भी आता है एग्ज़ाम में, ठीक ना, कि उस वनमानुष का नाम, जैसे ये तो आता ही है कि कोहलर ने किस पे अपना प्रयोग किया था, तो किस पे किया था, वनमानुष पे। फिर आता है कि कोहलर द्वारा प्रयोग किया गया जो वनमानुष था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान को याद रखिएगा। और ये प्रतिपादन कब हुआ इसका, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का, 1912। ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए क्या है इसमें, इतना ही में आपका कितना क्वेश्चन निकलता है, ठीक है, कि सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक वर्दीमर ने किया, एक निकला। दूसरा, किसने प्रयोग किया, कोहलर ने किया। और किस पे प्रयोग किया, तो वनमानुष, 3 हो गया। और उस वनमानुष का नाम क्या था, उस जो चिंपैंजी था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुल्तान। और इस प्रयोग में उनके सहयोगकर्ता कौन थे,
वॉर्दिमरकोफ का और कब प्रतिपादन हुआ? ध्यान दीजिएगा, कब प्रतिपादन हुआ? 1912। आपका 6-7 क्वेश्चन तो बस इतना ही में आ जा रहा है, ठीक है। तो बस आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए, नोट्स बनाइए, मेरे वीडियोस को देखिए, आपका जितने भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगी। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ का ज़रूर क्वेश्चन लड़ेगा, ज़रूर आएगा। मैंने कितने सारे क्वेश्चन इसमें बता दिए ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा सबको। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जानिए गेस्टाल्टवाद, ठीक है। गेस्टाल्टवाद क्या है? जो गेस्टाल्टवाद है इसमें 3 व्यक्ति थे, ठीक है। 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? वर्दिमर, काफ्का और कोहलर। याद आता है जिस, देखिए एग्ज़ाम में कैसे पूछता है कि गेस्टाल्टवाद में कितने व्यक्ति थे, तो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन से थे? वर्दिमर, काफ्का और कोहलर। और देखिए गेस्टाल्टवाद, अब ये तो हो गया गेस्टाल्टवाद। अब ये दिमाग में आता है कि गेस्टाल्टवाद है क्या। तो मैं आपको बता दूं, गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का है। कौन से भाषा का है? जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है समग्रता अथवा संपूर्ण, ठीक है। इतना समझ में आया? गेस्टाल्टवाद शब्द किसका है? जर्मन भाषा का, और इसका अर्थ क्या होता है? समग्रता और संपूर्ण, ठीक ना। ये उसका अर्थ होता है समग्रता अथवा संपूर्ण। अब ध्यान दीजिए, देखिए फिर आता है क्वेश्चन कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? जनक, ठीक ना। 3 व्यक्ति तो थे गेस्टाल्टवाद में, वर्दिमर, काफ्का और कोहलर। तो इस तीनों में जनक कौन है? तो इन तीनों में गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दिमर है। कौन है? मैक्स वर्दिमर। ये सब कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है ये तीनों मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? जर्मनी, ठीक है। मैंने आपको कहा कि उनके निवास स्थान, जितने मनोवैज्ञानिक होते हैं सबके निवास स्थान से भी एक प्रश्न बनता ही बनता है, ज़रूर पूछता है। तो याद रखिए, वर्दिमर, काफ्का और कोहलर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जर्मनी के। और यह गेस्टाल्टवादी थे तीनों। और गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? मैक्स वर्दिमर। क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट चलते हैं। अब गेस्टाल्टवाद समझ में आ गया। अब देखिए कोहलर जो है उसने, मैंने आपको बताया ना कि उसने एक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान, ठीक है। इस पे इसने प्रयोग कर लिया, ठीक है। और एग्ज़ाम में पूछता है कि कोहलर ने तो जो चिंपैंजी पे प्रयोग किया जिसका नाम सुल्तान था, उसके अलावा भी उसने प्रयोग किया था। तो कुल मिलाकर कोहलर ने 6 चिंपैंजीज पे प्रयोग किया था, ठीक ना। कितने चिंपैंजीज? 6 चिंपैंजीज। ये भी पूछता है कितने चिंपैंजीज? 6 चिंपैंजीज। और ये जानिए जो गेस्टाल्टवादी थे, गेस्टाल्टवादी यानी वर्दिमर, काफ्का और कोहलर, इन लोगों का यह मानना था, यह मान्यता थी कि जब तक कोई समस्या दिखाई नहीं देती है, यानी अगर हम किसी काम को करते हैं तो उसमें अगर हमें समस्या का पता नहीं चलेगा तब तक हमें क्या है, कोई हल निकल नहीं सकता है। और इसी चीज़ को, यानी देखिए गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती है तब तक हल नहीं निकल सकता है। यानी मोटे तौर पे जान जाइए कि उनका ये मत था गेस्टाल्टवादियों का। गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन आता है? वर्दिमर, काफ्का और कोहलर। इन तीनों का जो मत था कि जब तक हमें कोई समस्या नहीं दिखेगी कोई, तो हम उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। यानी समस्या को देख कर के ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में कोई भी प्लान आता है, कोई भी ख्याल आता है उस समस्या को समाधान करने के लिए। यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए समस्या ज़रूरी है। समस्या रहेगी, कोई प्रॉब्लम होगा तभी हम उसका समाधान कर सकते हैं। और इसी चीज़ को उन्होंने, किसने? कोहलर ने, ठीक है। कोहलर ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि समस्या जब होगी तभी उसका समाधान ढूंढा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम आगे में उनके प्रयोग नेक्स्ट लाइन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना तो बात समझ में आ गया। एनी डाउट? एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ? ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सीटेट अगर आपको क्लियर करना है तो मन की एकाग्रता ज़रूरी है। एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मैं बार बार करती हूँ क्योंकि जो
समय चला जाता है, वापस आता नहीं है। समय की जो कहा जा रहा है कि समय जो है मूल्यवान होता है, तो इस चीज़ को समझिए। समय बर्बाद मत करिए और एकदम पढ़ाई में जुट जाइए। तो देखिए कोहलर ने जो प्रयोग किया था, ठीक है, वो एक भूखा चिंपैंजी, उसका नाम था सुल्तान। ये भी आता है कि चिंपैंजी कैसा था, यानी इतनी बारीकियों से आता है, हर एक चीज़ की एक भी पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने अपने इसमें नोट्स में हर एक टॉपिक, हर एक बारीकी, हर एक पॉइंट को मैंने नोट किया है। तो चिंपैंजी कैसा था, भूखा था। तो उन्होंने जो प्रयोग किया था बॉक्स समस्या, यानी एक चिंपैंजी को क्या करते हैं, भूखे चिंपैंजी को एक ये जो कमरा है, ठीक ना, इस कमरे में बंद कर दिया उन्होंने, और इसके पास बॉक्स, ये सब ऐसा ऐसा बॉक्स जो है फैला दिया, और यहाँ पे क्या है, एक केले का गुच्छा जो है लटका देते हैं। अब ये जो चिंपैंजी है, ठीक है, अभी बहुत परेशान है, इसको तो बहुत भूख लगी है। अब इसको इतनी भूख लगी है कि वो चाह रहा है कि डायरेक्टली इस केले को पकड़ ले, लेकिन उसके हाथ यहाँ तक बिल्कुल पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इधर उधर वो देखता है, कोशिश करता है। फिर उसके दिमाग में एक आता है जैसे कि इस समस्या को हम कैसे समाधान कर सकते हैं। वो सोचता है कि इस केले तक अपने, ये जो इसका केला क्या है, केला इसका लक्ष्य है, ठीक है। केला क्या है ये भी आता है कि जो चिंपैंजी के नज़रिए जो कोहलर ने जो बताया है, उस प्रयोग में चिंपैंजी के लिए वो केला क्या है, वो केला क्या है, एक लक्ष्य है, यानी चिंपैंजी को उस केले को प्राप्त करना है। तो फिर उसे जब भूख लग के हालत में रहता है और इधर उधर ट्राई करता है, लेकिन वो सीधे हाथ से पकड़ नहीं पाता है, तो फिर वो क्या करता है, इन बॉक्सों को एक दूसरे पे रखना स्टार्ट करता है। जब एक दूसरे पे रखना स्टार्ट करता है तो आसानी से यहाँ पे उसका हाथ चला जाता है, और वो इस केले को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। यानी यहाँ पे क्या दिखाया गया कि इस चिंपैंजी के समक्ष एक समस्या आई। कौन सी समस्या है, उसको भूख लगी। अब भूख लगी तो उसे तो भूख लगने में क्या, कुछ खाना तो पड़ेगा ही, तभी तो भूख शांत होगी। तो उसके सामने क्या दिखा है, एक केला का गुच्छा दिखा है, ठीक ना। जब केला का जो दिखता है, केला दिखता है तो वो क्या करता है कि उसको खाना चाहता है ताकि उसका जो भूख है वह मिट जाए। लेकिन केला इतनी ऊंचाई पे रहता है कि वो अपने हाथ से नहीं पकड़ पाता है। तो उसे ये बॉक्स दिखता है, तो बॉक्स को क्या करता है, एक दूसरे पे रखता है, और एक दूसरे पे रखने पे बॉक्स क्या ऊंचा हो जाता है। फिर वो उस पर चढ़ करके अपने लक्ष्य को, यानी केले को प्राप्त कर लेता है। इस प्रयोग में वही दिखाया है कि जब तक कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है, तब तक उसका समाधान नहीं किया जा सकता है। कॉलर का ये प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। बॉक्स का प्रयोग करके तो चिंपैंजी ने अपने लक्ष्य यानी केले को प्राप्त कर लिया। अब देखिए छड़ी का प्रयोग, ठीक है, उन्होंने छड़ी पर भी प्रयोग किया था। चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और 2 छड़ी रखी होती है, ठीक ना। वो जो चिंपैंजी सुल्तान होता है उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और 2 छड़ी वहाँ बॉक्स हटा करके क्या करते हैं, छड़ियों को रख देते हैं। तो 2 छड़ी जब रखी तो सुल्तान क्या करता है, दोनों छड़ियों को अपनी सूझ की सहायता से, उसको भूख लगी रहती है क्योंकि वो भूखा रहता है, तो क्या करता है, दोनों छड़ियों को जॉइंट कर लेता है, जोड़ देता है। जोड़ने की वजह से क्या, वो छड़ी क्या होती है, ये 2 छड़ी रखी हुई है, इन दोनों छड़ियों को वो जोड़ देता है। तो ये क्या छड़ी क्या हो गई, ये दोनों छड़ी मिल कर के लंबी हो गई, और यहाँ पे उसने केले को प्राप्त कर लिया, उससे तोड़ लिया, यानी लक्ष्य उसको मिल गया। यानी क्या पता चला कि जैसी समस्या रहेगी वैसा ही समाधान उसका किया जा सकता है। कॉलर ने अपने प्रयोग में यही बताया है, ठीक है। इसका प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके दोनों प्रयोग पर ध्यान दीजिएगा। कॉलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में हमने क्या देखा, देखिए पहले क्या आई, समस्या। जब से समस्या आई तो फिर उसके मन में विचार आया, अंतर्दृष्टि आया, तो मन में विचार आया, और जैसे ये विचार आता है तो उसकी सूझ आई कि हाँ, मुझे ये करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, यानी, और फिर उसका समाधान मिल गया। यानी क्या होता है, चिंपैंजी सुल्तान के सामने क्या समस्या रहती है, उसे भूख की समस्या रहती है। फिर उसके मन में विचार आता है कि इन बॉक्सों को मैं एक दूसरे पर रखूँगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। तो किसके ज़रिए करता है, वो अपने सूझ के ज़रिए वो करता है। बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखता है और उसके बाद से उसके समस्या समाधान हो जाता है, यानी केला की प्राप्ति वह
कर कर अपनी भूख मिटा लेता है। गेस्टाल्टवाद यही तो कहता है कि पहले समस्या आएगी, फिर विचार आएगा, फिर वो अपनी सूझ के जरिए क्या करेगा, अपनी समस्या को का समाधान कर लेगा। गेस्टाल्टवाद समझ में आ गया। अब देखिए कोहलर ने जो ये व्याख्या की है, इस प्रयोग की व्याख्या की है, उन्होंने अपने पुस्तक गेस्टाल्ट मोकोलॉजी में की है। और कब उन्होंने की थी, लिखी थी वो 1959 में। ध्यान दीजिए इस पर, इनकी पुस्तक का नाम भी आता है कि कोहलर ने किस पुस्तक में अपने प्रयोग की व्याख्या की थी। तो किस पुस्तक में प्रयोग की व्याख्या की थी, गेस्टाल्ट मोकोलॉजी में की थी। और कब की थी, किस में की थी वो तो आता ही है, और कब की थी, तो ये 1959 में की थी। एकदम याद रखिएगा इसको। मैं थ्योरी में ही क्वेश्चन को बता देती हूँ ताकि आपको थ्योरी के ज़रिए ही क्वेश्चन तैयार हो जाए, आपको अलग से क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत ना पड़े। आप थ्योरी पढ़ ले तो आपके सारे क्वेश्चन फटाफट मुंह से निकलने लगे, कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड आए तो। ठीक है, क्लियर है। कोहलर का जो इनसाइट थ्योरी है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके सिद्धांत के और भी नाम है। मान लीजिए तो आप सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जान गए कि किसका है, कोहलर का है। और अगर आ जाता है गेस्टाल्टवाद प्रयोग करता है, या फिर आ जाता है समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, तो आप कन्फ्यूज आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ज़्यादा फोकस तो किस पे है, कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पे। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये सब भी क्या है, कोहलर का सिद्धांत है। ठीक है, अगर आता है कि कोहलर के बारे में आता है कि इनका कौन कौन सा सिद्धांत है, तो ये सारा, अगर गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता के बारे में आता है कि कौन है गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता कौन है, तो वो भी कोहलर होंगे। अगर आता है समग्रवाद का सिद्धांत किसका है, तो वो भी कोहलर का है। अगर आता है अवयवीवाद सिद्धांत किसका है, तो वो भी किसका है, कोहलर का है। अगर आता है संपूर्णवाद का सिद्धांत किसका है, तो वो भी किसका है, कोहलर का है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता, समग्रवाद, अवयवीवाद और संपूर्णवाद का सिद्धांत आता है कि किसका है, तो आंख बंद करके आप लोग को ट्रिक आउट करना है, किस पे, कोहलर पे। ठीक है, क्लियर है। एनी डाउट, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ। चलिए अब इससे सूझ अथवा दृष्टि का सिद्धांत जो हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको भी पढ़ाया है। ठीक है, समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन है, कोहलर है। और तो इसके सिद्धांत की क्या है, सूझ अथवा दृष्टि के सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में पढ़ लें कि सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, अधिगम सीखना अचानक होता है। इनको भी अधिगम सीखना अचानक होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये समस्या अचानक ही आती है ना, सोच समझ के तो आती नहीं है, तो हम उसका तुरंत समाधान सोचने लगते हैं। यानी क्या होता है, जो सीखना, समाधान करके हम सीखेंगे ना, तो क्या होता है, सीखना क्या होती है, ये अचानक होते हैं। सीखने की प्रक्रिया अस्थायी होती है। यानी आप लोग को पता है कि कोई भी क्रिया, कोई भी चीज़ हम करते हैं, अगर करके सीखते हैं तो वो अस्थायी होती है ना, अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है, यानी पूर्व मतलब प्लानिंग से नहीं होती है कि ये प्लानिंग करो, वो प्लानिंग करो। कोई भी समस्या अचानक आती है और उसका हम समाधान करते हैं। और कुल मिला के जान जाइए कि कोई भी समस्या अगर अचानक आती है और उसका हम समाधान करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, एक तो अचानक आ गई, फिर उसका हम समाधान किए तो वो क्या हो गई, हम खुद किए ना, अपने से किए, तो क्या हो गई, वो अस्थाई हो गई। वो सीखना क्या हो गया, अस्थाई हो गया। और ये यंत्रवत नहीं है, इसकी यही विशेषता है सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का। अब मुझे नहीं लगता है कि सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से भी कोई भी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको छूटेंगे। अगर आपको मैंने जितना नोट्स में दिया है, जितना मैंने पढ़ाया, अगर आप एकाग्रतापूर्वक पढ़ लें, ध्यानपूर्वक पढ़ लें और नोट्स बना लें, तो मेरा दावा है कि एक भी कोहलर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा आपका एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, वैसे तो मैंने थ्योरी में ही सारे प्रश्न मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं और कैसे उसका आंसर देना है। यानी मैंने तो आपको कहा ही है कि आप पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसमें से कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप कर सकते हैं। फिर भी मैंने एक डेमो दिया है, देखिए। सूझ के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, कोहलर को। कोहलर किससे संबंधित है, यानी जो कोहलर का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, अधिगम के सिद्धांत से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सूझ के सिद्धांत में कोहलर ने किसका प्रयोग किया था,
सूझ के सिद्धांत में कोहलर ने किसका प्रयोग किया था? वनमानुषों पे किया था ना, वनमानुषों पे। और उस वनमानुष का क्या नाम था? सुल्तान। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सुल्तान। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने क्वेश्चन भी बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और मैंने ये कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखा दिए। कोई डाउट, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट होगा नहीं। और अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और लाइक शेयर भी करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है तो सुझाव ज़रूर दें। और हाँ, आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, किस पे चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट्स करके बता दें। एकदम सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें, ठीक है, ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस भी करें, और चैनल को लाइक शेयर भी करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद एंड गुड बाय।